Very good morning to you, sir. My name is Ritika. I'm a final year political science student at Kirodimal College and a volunteer with EdJustice People's Campaign. I think you already know what EdJustice is all about, but I'll just give a brief to you. EdJustice is a people's campaign that started about 2.5 years ago to solve the problems and to make the education system better in Bihar. Our founder, Mr. Sanjay Kumar, is also a native of Bihar, which is why he started off by started the work of EdJustice in his hometown, and then spread the campaign across Bihar. And now we have a new program called Ed Upgrade, where we help students of Bihar, college students, get career guidance from different industry leaders. Thank you so much for joining us today, sir, on a weekend in the morning. So I'll just give a brief introduction of sir, and then I think sir can give a better understanding of what his journey has been like. Sir is the country director of CARE Bangladesh. And I think, sir, if you could tell us a little about your journey, अगर आप हमें अपनी journey के बारे में थोड़ा बताएं. Okay. First of all, thank you, Ritika. Would Hindi or English would be better so that I can or switch on to either of the languages? What would be best for? So Hindi would be better, पर जैसे भी आपको ठीक लगे आप. बहुत अच्छा रितिका, ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है और सबसे पहले धन्यवाद बुलाने के लिए और बात करने के लिए। मैं जो जर्नी रही है वो मैं बहुत ही एक साधारण परिवार से बिहार से बिलोंग करता हूँ, जहाँ से हमने अपनी पढ़ाई लिखाई की सरकारी स्कूल में और वहाँ से फिर दिल्ली चले आए पढ़ने, क्योंकि सेशंस लेट थे। जब the system fails us sometimes, so बहुत सारे बच्चे आज भी आते हैं बिहार से और कुछ आते हैं बेहतर इंस्टीट्यूशन, बहुत आते हैं क्योंकि वहाँ सेशंस देर से हैं या कुछ भी रीजन है, तो फिर दिल्ली विश्वविद्यालय, फिर जेएनयू में। लेकिन ये इस फील्ड में आने का एक अलग वो था, ये करियर चॉइस से ज्यादा मेरे लिए जब मैं वहाँ बड़ा हो रहा था तो आसपास की चीजों के बारे में और वो दो तीन चीजों से, एक तो सेल्फ हेल्प की कोई हमारी मदद नहीं करेगा तो पहले खुद आए। तो ये एडजस्टिस कैंपेन भी मुझे इसीलिए अच्छा लगता है कि हम जिम्मेवारियां दूसरों पे नहीं डाल रहे हैं, हम खुद से क्या कर सकते हैं पहले वो तो तय करें। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाना, जब मैं कॉलेज में इंटरमीडिएट में वहाँ था और एक 1987 में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई जो 27-28 जिले बिहार के, अभी भी आती है बाढ़, वो डूब गए। तो हमने आसपास देखा कि हम क्या कर सकते हैं और कुछ लोगों के गाइडेंस में हमने एक अपना एक खुद का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। तो हम लोग नुक्कड़ नाटक करके, उस समय छोटे थे तो कोई ये नहीं था, हर नुक्कड़ पे जाते थे, पैसे इकट्ठा करते तो उससे बाढ़ में लोगों की मदद कर रहे थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि कई लोगों के संपर्क में आए और जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरिंटेंडेंट थे उन्होंने बुलाया, बिकॉज दे वर फेलिंग इन देयर नेटवर्क टू रीच आउट पीपल। ये इतना बड़ा एक तरह का हादसा था और पोस्ट फ्लड जो जितने भी बीमारियां फैलती हैं वो तो हमारी मदद से वो रीच आउट कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि जितनी दवाई लेनी है, फिर हमने कुछ डॉक्टर वॉलंटियर जुटाए। तो महीनों तक, ये दिल्ली विश्वविद्यालय आने से पहले तक का था और वो इतना हेडी था मेरे लिए कि उस समय मुझे लगता था कि मैं 18-18 घंटे काम करता था और थकता नहीं था। 6 घंटे उठे, फिर कहीं से सप्लाईज आ रही है उनको लेके। तो शिक्षा तो है ही इम्पोर्टेंट कि हमारे पास टूल्स होने चाहिए, कि जो टूल्स हम यूज करेंगे। डेवलपमेंट सेक्टर भी बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही वो हो गया है, कॉम्पिटिटिव भी है।
क्योंकि रिसोर्सेज के लिए। लेकिन जड़ में कहीं ना कहीं अगर आपको उद्वेलित करती हैं वो चीजें जो आसपास आप देखते हो, बीट जेंडर जस्टिस, क्लाइमेट जस्टिस, इन चीजों के लिए अगर आपके दिल में कुछ धड़कता है तभी जाओ इसमें, मेरा कहना है। अदरवाइज ये फिर किसी और जॉब की तरफ जबरिया काम करने का होता है कि आप यू आर फोर्सिंग योर सेल्फ द जॉब ऑन टू यू। और वो एक तरह का कहीं ना कहीं एक उसमें आपको लगता है कि आप एक जॉब कर रहे हो, आप अपने घर आ रहे हो, और ये सेक्टर बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है। तो इसलिए जब तक भीतर से नहीं है, यू विल नॉट एंजॉय। तो व्हाई यू आर डूइंग इट, मेरा यही कहना है कि आप क्यों कर रहे हो ये पहले सोचो। और यही मेरी सलाह होगी लोगों के लिए, क्योंकि कई बार आते हैं बच्चे भी और वो कि एनजीओ सेक्टर में, क्योंकि कई चीजें जब हम देखते हैं ना तो सरफेस में। एक एग्जांपल दूंगा रितिका, जब मैं भारत में था तो यहाँ 10-11 सालों तक पब्लिक हेल्थ में भी बहुत सारे काम किए, और हर बार वो पोलियो उसमें कैंपेन हम लोग लगाते थे, क्योंकि हेल्थ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, और प्रोग्रेस भी हो रहा था। बट कहीं ना कहीं वो एक अंदेशा भी रहता था कि क्या, क्वेश्चन भी होता था एक कि कभी क्या पोलियो भारत से खत्म हो पाएगा। इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट है, कंट्री इतनी डाइवर्स है, डाइवर्स ओपिनियन, हेल्थ स्ट्रक्चर्स वीक हैं, लेकिन हमने पोलियो खत्म किया। मतलब बिलियन एंड लाइक फॉर लाइक 400 मिलियन पीपल आर पोलियो फ्री। तो ये 10 साल लगे, और उसमें तरह तरह के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट, कम्युनिटीज, बिजनेसेस, हर लोग आके जुड़े। लेकिन वो 10 साल की जर्नी बहुत आसान नहीं होती है, क्योंकि हर बार लगता है कि शायद हम ना कर पाए। तो ये जो परसिस्टेंस है हमारे सेक्टर में, अगर नहीं करे, लेकिन अब लगता है कि वो बिलियन रोल भी था, तो कहीं ना कहीं मैंने वो कंट्रीब्यूशन किया है। जो वो सैकड़ों दिन हमने बिताए हैं पोलियो प्लान करने के उसमें, बहुत ही वो, लेकिन दैट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन। लेकिन वो जब हो रहा होता है तो कई बार आपको उस तरह का इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है कि बाढ़ आई और आपने बांट दिया और यू गेट। सो सम ऑफ द थिंग्स इन डेवलपमेंट सेक्टर कुड बी सो, इतना प्रोट्रैक्टेड है, और इतना वो उस पे रिजल्ट्स आपको ये नहीं कि खाना बनाया और खा के आप तुरंत उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। और कई बार हम बेचैन हैं, मतलब डेवलपमेंट वर्कर्स बेचैन इसलिए है कि व्हाट इज गेटिंग डन टुडे शुड हैव बीन डन यस्टरडे। तो हमें एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है। और कई बार हम देखते हैं कि बाकी चीजें जो इकोलॉजी में हैं, या गवर्नमेंट हो, या फिर सिविल सोसाइटी में अगर बिहेवियर चेंज, एटीट्यूड चेंज, इनके बारे में अगर काम कर रहे हैं, तो जैसे घड़ी में नहीं होती है कि हम दौड़ रहे हैं सेकंड की तरह, हमारा थॉट सोच रहा है कि चेंज उस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कई चीजें जो है वो मिनट की सुई की तरह घूम रहे हैं, और कुछ घंटे की सुई, तो वो चीजें फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है। तो यू विल हैव दैट, वो क्या कहते हैं कि वो डार्क नाइट ऑफ द सोल मोमेंट्स, कि आपको वो लगता है कि पता नहीं मैं जो कर रहा हूँ या जिसमें लगा हूँ उसका क्या नतीजा आएगा। लेकिन अपने लाइफ टाइम में मुझे 20-30 साल के काम में ये तो लग रहा है कि कई चीजें हैं जो हमको, ये तो ये मैं बांटना चाह रहा हूँ कि ऐसे आएंगे मौके। अगर इस फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो तो ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे आपको सेल्फ डाउट हो सकता है, आप जो कर रहे हो उस पे डाउट हो सकता है, क्योंकि कई तरह के काम हैं जिनके इतना हेट्रोजेनस सेक्टर है, कई चीजों की विजिबिलिटी नहीं होती है। कई चीजों में लगता है कि बस आप ऐसे ही कर रहे हैं। एक स्टारफिश वाला, एक स्टारफिश की एक स्टोरी है कि एक छोटा सा लड़का समुद्र के किनारे, जो स्टार फिशेस वो शोर पे आ गई थी, उनको लेके वापस पानी में फेंक रहा था। तो एक दूसरा बंदा वहां से गुजरता हुआ बोला कि अरे इतने सारे स्टार फिश हैं, ये क्या सरवाइव करेंगी। तो उसने एक उठाया और समुद्र में फेंका और बोला कि दिस वन विल सरवाइव।
तो ये सिर्फ प्रॉब्लम्स कई बार मैमथ हैं और उसके सामने आपको लगता है कि आप क्या कर पाएंगे, लेकिन एक प्रयास जो है वो वहां तक अपना अगर विजन माने कि हम ये जो कर रहे हैं उसको हम कैसे एक मुकम्मल काम से करें, क्योंकि कई बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए हम काम कर रहे होते हैं। तो उसमें अपने यूनिवर्स को फोकस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सारी चीजें आप तुरंत चेंज नहीं कर सकते, टेक्स लाइफ टाइम। ये दूसरी चीज है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि इसमें लोगों को ये समझना कि अ, तुरंत कुछ बदल जाएगा, तुरंत उसमें एक पेशेंस का, और ये पेशेंस ये वो जो स्टॉक ब्रोकर्स वाले नहीं होते कि बड़े कितना भी उतार चढ़ाव आए लेकिन दे सिट लाइक आइस, तो वो भी एक एटीट्यूड होना कि लॉन्ग टर्म व्यू में एक लंबे उसमें विजन के साथ। और ये तभी आता है जब आप दिल से कुछ कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आप व्हाई यू आर डूइंग इट, इफ यू हैव सॉर्टेड दैट आउट। तो अगर वो है तो आप बड़े मजे करेंगे आपके काम में, आपका काम आपके लिए बहुत ही अ, अच्छा होगा। आपको लगता है कि आप आउटरेज होते हो अबाउट द थिंग्स यू सी अराउंड, आपको लगता है कि इन चीजों को बदलना चाहिए, आपको लगता है औरतों की के साथ हमारा समाज कैसे व्यवहार करता है, और आपको लगता है कि हमारा मतलब जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उनके साथ हम कैसे रिलेट कर रहे हैं और कैसे यूज कर रहे हैं और कैसे ये कर रहे हैं। अगर ये चीजें आपको सवाल आपको कुरेदते हैं तभी इस सेक्टर में जाना चाहिए। फिर पढ़ाई पढ़ाई की जहां तक बात है, वो मैं साफ कर रहा हूँ कि ये टूल्स हैं और ये टूल्स आपको हेल्प करते हैं टू रीच योर ड्रीम। तो अगर आपने सोचा है कि कुछ करना है तो ये पढ़ाइयाँ आपको जरूर एक टूल देती है। लेकिन सिर्फ टूल अपने आप में एक नहीं होता है कि थ्योरी विदाउट एक्शन इज नथिंग, मतलब उसका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन अगर आप उसको कंबाइन करते हैं अपने ड्रीम्स के साथ और उसके साथ, तो इट कुड बी रियली रियली पावरफुल एंड एंजॉयबल। सो तीन चीजें मुझे लगता है। वन तो है कि आपके भीतर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आपके अराउंड क्या हो रहा है उसको जानने का और उससे उद्वेलित होने का। दूसरा है कि अर्जेंसी, कि कल जो होना, आज जो हो रहा है वो कल हो जाना चाहिए था। और तीसरी है कि टेकिंग जॉय इन चीजों में जो आप कर रहे हैं। और ये बड़े इंटरकनेक्टेड हैं, तीनों चीजें काफी इंटरकनेक्टेड हैं कि क्यूरियोसिटी, अर्जेंसी एंड जॉय। तो ये हमको लगता है कि एक मैं शेयर करना चाहूंगा कि एक कॉम्बिनेशन हमेशा मुझे वो करता रहा। फिर जर्नी मेरी वही है कि मैं 10 सालों तक भारत में काम करता रहा, 10-12 सालों तक। बट उससे पहले 6-7 साल तक उस समय इंटर्नशिप नहीं करते थे बट वॉलंटियर करते थे। और जहां जो लगता था, कई बार जो लैंडलेस फार्मर्स थे बिहार में ही, उनके लिए कभी कर रहे हैं, कभी फ्लड रिहेबिलिटेशन के काम में मदद कर रहे हैं। तो पढ़ाई के अलावा जो भी मेरा वक्त बचता था छुट्टियों में, वो उसमें मुझे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। कई बार घर के लोग भी होते थे कि पता नहीं कहाँ गायब रहता है, बट मुझे अच्छा लगता था। तो उसके बाद 10 सालों के बाद मैं पिछले 10-12 सालों से दूसरी कंट्रीज में भी काम किया, इंडोनेशिया, ताजिकिस्तान, मंगोलिया, इथियोपिया, मैं बांग्लादेश में काम कर रहा हूँ। तो लेकिन ये नहीं था कि मुझे अपने देश से प्यार नहीं है, और मुझे, मैं थोड़ी दुनिया भी देखना है क्या है वहां। और इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। मुझे लगता है कि जब बाहर हम काम करते हैं एंड यू अप्रिशिएट योर कल्चरल रिसोर्सेज मच बेटर,
आपकी जो खुद की चीजें हैं आप उसको एक अलग बैल्कनी व्यू से देखते हैं, जो कल्चरल रिसोर्सेज हैं, जो लोग हैं। और ऑल्सो ये एक कई बार हमें लगता है कि हम ही सबसे ग्रेट हैं, तो और भी दुनिया में बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं। तो उनको देख के एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस जो है, वो मुझे लगता है कि जो मैं 12 साल पहले जो था और आज जो हूँ उसमें एक एवोल्यूशन में हेल्प रहा है उसका, कि बाहर के लोगों से मिलने, उनका भारत के प्रति नजरिया, भारत के काम का नजरिया। और फिर लगता है दुनिया तो एक ही है, उसी तरह से लोग होते हैं। आप प्यार दोगे तो लोग प्यार वापस देंगे, आप रिस्पेक्ट करोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। तो उसके बाद और एक और भी लगता है कि कहीं आप जब बाहर काम कर, ना किसी को आप अपने से कम समझ रहे हो ना किसी को ज्यादा। दैट्स kind of and then every that is the sweet spot then where आपको लगता है कि there is a thing called common humanity, जहाँ पे सारे लोग गोरे हो, काले हो, ब्राउन हो, एशियन हो, कहीं के भी हो, सब सब एक ही है। आप कोर में स्क्रैच करोगे तो सब सब एक ही है। तो ये एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा है। और बांग्लादेश अभी काफी वाइब्रेंट डेवलपमेंट स्पेस है। उन लोगों वहाँ काफी काम हुआ है डेवलपमेंट का, माइक्रो फाइनेंस का और रेडीमेड गारमेंट सेक्टर का। उसके बीच केयर काफी काम करता है, स्पेशली अराउंड जेंडर जस्टिस। तो हम लोग अभी कई तरह की चीजें, कैसे बाजार उनके लिए काम करे औरतों के लिए, तो इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट का, मार्केट सिस्टम्स डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग है, सोशल एंटरप्राइजेस के अवेयरनेस स्टैब्लिश किए हैं, लिविंग ब्लू है, जो ट्रेडिशनल जो नील की खेती होती थी उनके फार्मर्स को कैसे एक वैल्यू चेन बना के लैंडलेस फार्मर्स को कैसे हेल्प किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं यहाँ पे रुकूंगा और आप लोगों के सवाल हैं अगर, या फिर कुछ और जानना चाहते हैं तो उससे बातें करेंगे आप। Right, sir. So you told us about your journey and कहाँ बिहार से you've traveled in you've lived in 5 countries I think if I counted correctly. तो sir अगर हम अब बात करें थोड़ी टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट सेक्टर जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, if you could help us create a framework, एक overview डेवलपमेंट सेक्टर का कि क्या क्या टाइप की organizations and क्या क्या type of development organizations exist in the sector. या तो कई तरह के आप देखेंगे, कुछ राइट्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो सिविल लिबर्टीज, ह्यूमन राइट्स, या फिर क्लाइमेट जस्टिस, इन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो कुछ उस तरह से मैंडेटेड आप देखेंगे। कुछ हैं जो प्योरली ह्यूमैनिटेरियन उस पे काम करते हैं, तो या तो क्लाइमेट रिलेटेड, एनवायरनमेंट रिलेटेड इमरजेंसीज हो, या ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन बिकॉज ऑफ वॉर कॉन्फ्लिक्ट वो हो। और कुछ डेवलपमेंट एंड रेजिलियंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उन पे काम करते हैं, जो लॉन्ग टर्म पॉवर्टी एलिमिनेशन और पॉवर्टी एलिवेशन के गोल्स हैं। और उसमें भी किस तरह के बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं जहाँ पे काम होता है। तो लाइवलीहुड्स का हो सकता है, एग्रीकल्चर में है, फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पॉलिसी के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट के साथ ज्यादा क्लोजली काम करते हैं, क्योंकि पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशंस गो अ लॉन्ग वे। जिन देशों में हम काम कर रहे हैं कि भाई आप लंबा काम करो तो उससे चेंज आएगा और वो चेंज लॉन्ग टर्म होगा।
तो उनके साथ भी काम करते हैं, थिंक टैंक्स हैं और डिफरेंट टाइप के वो हैं। और लेकिन ये बहुत ही हेट्रोजेनस सेक्टर है जहाँ पे बहुत बहुत सारे तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि सोसाइटी की नीड्स, सोसाइटी की एस्पिरेशंस डिफरेंट होती हैं। बट ये हैं, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डेवलपमेंट एक्टिविटीज को दोनों में काम करते हैं। क्योंकि आप जहाँ काम कर रहे हो, अगर वहाँ एक ह्यूमैनिटेरियन स्थिति आई तो आप रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि दो रीजन से। एक तो एक मॉरल वो होता है कि यहाँ आप जब काम कर रहे हो और यहाँ एक बहुत बड़ी आपदा आई है तो आप वहां से भागेंगे कैसे। दूसरी है कि जो डेवलपमेंट गेन्स हो रहे हैं वो अगर अगर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से, तो दैट विल बी अंडरमाइंड, तो आप फिर से कैचअप करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं रेजिलियंस को इम्पैक्ट करता है। तो ये है मोटे तौर पे। बट बहुत सारे तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे आप देखो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है जो करप्शन इंडेक्स पे काम करता है, क्योंकि गवर्नेंस से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। अगर ट्रांस और देखा, लेस ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस सिस्टम्स लीड टू मतलब डेवलपमेंट को अंडरमाइन कर सकते हैं। तो ये नीड्स पे है, बट देयर आर सो मेनी अदर other types of smaller organizations, but yeah, लेकिन मोटे तौर पे कहें तो पॉलिसी, गवर्नेंस, एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशंस, देन डेवलपमेंट, humanitarian, and some combination of development and humanitarian organizations. Right, sir. So one question जो students के mind में आता है is that ये organizations they function very differently from a corporate. Corporate में simple होता है associate, senior associate, VP, partner. ऐसे there's a very simple hierarchy established. But in development sector organizations वो hierarchy कई बार clear नहीं होती. तो अगर आप हमें थोड़ा सा पोजीशंस के बारे में बताएं जो एक डेवलपमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ केयर और केयर के जैसे जो अदर एनजीओज व्हिच आर वर्किंग इन द स्पेस, उनके बारे में, एंड अगर आपको पॉलिसी के बारे में भी बता सके तो दैट वुड बी Sure. तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि काफी स्टैंडर्डाइज नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। तो ये स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी हो सकता है, क्योंकि चीजें एक प्रोग्राम ऑफिसर यूनिसेफ में कुछ और मीन करेगा और एक प्रोग्राम ऑफिसर समवेयर, और ये जाने वाला नहीं है, बिकॉज ऑफ लाइक स्पेसिफिक मैंडेट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन कुछ कुछ बेंचमार्किंग हो सकती है। तो जैसे कुछ मेन स्ट्रीम बड़े बड़े एनजीओ हैं, आप जैसे केयर या उस तरह के सेव द चिल्ड्रन या वर्ल्ड विजन है, ये जो 8-10 बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक बेंचमार्किंग है। तो अगर कंट्री लेवल पे देखेंगे तो कंट्री डायरेक्टर या कंट्री रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो एक लीडरशिप, मेन लीडरशिप पोजीशन है। और कई बार बड़े कंट्री प्रोग्राम है तो डेप्यूटी कंट्री डायरेक्टर्स होते हैं। जैसे मैं केयर बांग्लादेश का दूंगा तो वहाँ एक ये है, और 3 मेरे डेप्यूटी कंट्री डायरेक्टर्स हैं। तो एक जैसे प्रोग्राम सपोर्ट, सो सारे एडमिन और उस तरह के फंक्शंस हैं वो देखते हैं। फिर 2 डेप्यूटी कंट्री डायरेक्टर हैं, एक ह्यूमैनिटेरियन साइड के सारे प्रोग्राम्स देखते हैं और एक डेवलपमेंट और रेजिलियंस के प्रोग्राम्स देखते हैं। और उसके बाद अलग अलग तरह के, क्योंकि ये स्ट्रक्चर होता है कि ऑडिट्स के हैं और ह्यूमन रिसोर्स, पीपल एंड कल्चर भी से, तो इस तरह के ये हैं। ऊपर जब आप जाते हैं तो फिर जैसे हमारा होता है कि एक रीजनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि सपोर्ट चाहिए तो रीजनल डायरेक्टर होते हैं।
जो 5-6 कंट्री या 10 कंट्री पे एक रीजनल डायरेक्टर है जो उनको कॉन्स्टेंटली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कंट्रीज को। उसके बाद जो हेडक्वार्टर्स है, तो हम केयर एक कॉन्फेडरेशन है, तो कॉन्फेडरेशन का जो वो है वो ब्रसेल्स में सेक्रेटेरिएट, तो वहाँ जैसे सेक्रेटरी जनरल होते हैं। फिर केयर बांग्लादेश अटैच्ड है केयर यूएस से, क्योंकि हर मेंबर कंट्री, हर मेंबर केयर जो ये हैं एंटिटीज, उनके डायरेक्ट कंट्री वो है। तो फिर वहाँ पे एक सीईओ होती है जो अभी हमारी मिशेल नन है। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर है वहाँ जो नॉट एग्जैक्टली लेकिन बहुत अलग भी नहीं है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स से। लेकिन जब कंट्रीज में जाते हैं तो इट कुड बी वेरी कंफ्यूजिंग अगर आप कॉर्पोरेट से वो करेंगे, क्योंकि हेट्रोजेनाइटी इसकी स्ट्रेंथ है कि ये पर्टिकुलर पोजीशन क्या, किस लिए इसकी जरूरत है। फिर भी जैसे वही जैसे मैंने कहा कि थोड़ी बेंचमार्किंग हो सकती है कि अगर प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, उसके बाद डायरेक्टर्स हैं हमारे यहाँ जो पर्टिकुलर सेक्टर है, जैसे वुमेन एंड इकोनॉमिक, वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जैसे अब मैं कह रहा हूँ, तो उनकी एक डायरेक्टर हैं। अब वो डायरेक्टर फिर डेप्यूटी कंट्री डायरेक्टर को डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को रिपोर्ट करेंगी, तो और वो मुझे रिपोर्ट करेंगे। तो ऐसे एक बनी हुई है एक जो थोड़ा सा नेविगेट करने में आउटसाइडर्स को समझने में थोड़ी ये हो सकती है कि कैसे है, और हर का थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बेंचमार्किंग है जो समझना पड़ता है। हमको लगता है दैट्स नॉट द कंप्लीट आंसर, लेकिन ये ऐसा ही है कि एक्सेप्ट फॉर 8-10 जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं और भी कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि इसमें बेटर है कि पहले जहां आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं उसको थोड़ा समझें और कुछ और पीयर्स से बात करें कि ये किस लेवल का है और या यहाँ क्या करियर प्रोग्रेशन है, या फिर जब इंटरव्यूज में भी जब लोग पूछते हैं कि आप सवाल करो तो आप ये सवाल रखें, तो दे कैन स्पीक अबाउट दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेटली सर। तो सर इससे हमें दो चीज़ें, विल कम टू टू थिंग्स फ्रॉम हियर। वन इज कि जो वर्क कल्चर होता है डेवलपमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में, दैट मस्ट बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वर्क कल्चर जो एक कॉर्पोरेट में होता है। एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर इज एक्चुअली quite often criticized for not having a very good work culture. बहुत ज़्यादा hectic hours होते हैं। तो but my question is, how is the development sector organizations different from uh, a, an organization in a corporate setup in terms of work culture? Okay, I think in lot of ways it's different, definitely different. Deliverables पे more and more focus are now, और एक जो कॉर्पोरेट में भी है कि आप ये डिलीवर करेंगे। लेकिन जहां तक ओपनली टू कीप योर थॉट्स, सो मैं you can reach out to anybody, that sense कि including your CEO आप बातें कर सकते हो, आप you can reach out and they will have to respond. So एक फॉर्मेट थोड़ा अलग है जहां एक डिबेट और डिस्कशन के कल्चर की बात है, जहां वर्क लाइफ बैलेंस की बात है। लोग खुद से ज्यादा काम करते हैं, कई बार मैं देखता हूँ कि लगता है कि नहीं ये तो मुझे मेरा ये वो सेल्फ ड्रिवन और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते लोग, कई बार मैं लोगों को प्रमोट करता रहता हूँ कई बार कि यू शुड गो फॉर, यू शुड टेक सम टाइम ऑफ, और
मुझे लगता है कि बर्नआउट होगा। तो ये नहीं होता है फोर्स, मुझे मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी को कहना पड़ता है कि नहीं नहीं आप यू शुड, लोग प्रपोज करते हैं वीकेंड में भी कि आज ये है लेकिन हमको करना है। तो कई बार उसमें है कि उनको लीव मिले या वो ये हो, और बीइंग मैंडेटेड बाय अ लॉट ऑफ सोशल दिस थिंग, progressive thoughts के चलते ही are the foundations of many of these organizations. I would say that ये काफी अलग है। ऐसे नहीं कि इंस्टेंसेस नहीं हो सकते हैं वर्क प्लेस टॉक्सिसिटी के, आई विल नॉट से। ये हम सारे वहाँ भी ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, so the good and bad is within us, and sometimes we bring that, and from the backgrounds we come, वो हम ले आते हैं वर्क प्लेस पे। लेकिन कंपैरेटिवली मैं भी, मेरे भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स में फ्रेंड्स हैं और वो हैं, तो उनसे बात करने पे ये लगता है कि स्लाइटली मोर ओपन, मैं नहीं कहूँगा कम काम करना, और वो हो सकता है काम ज्यादा भी करे, लेकिन फीलिंग फुलनेस दैट आई एम नॉट जस्ट अ स्टेक होल्डर इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये हमको लगता है कि थोड़ा ज्यादा हो सकता है। मे बी आई एम बायस्ड, बट अगेन आई एम नॉट सेइंग कि टॉक्सिसिटी नहीं हो सकती, बहुत सारे एनवायरनमेंट में हो सकती है, बट ओवरऑल कंपैरेटिवली स्लाइटली open, and where people can feel their fullest potential is recognized, ऐसा माहौल होता है। That's great to know because कई बार हमें समझ नहीं आता कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसा एनवायरनमेंट हो। So this is a very important factor in when you're choosing an organization as well, अपनी mental peace के लिए। So sir, coming to the next part, when somebody is recruiting, say a development sector organization has an opening for an entry level job, college से graduate होके, तो two things. One is कि what kind of skills are they looking for, and second is कि कोई एक specific degree का की requirement होती है क्या, जैसे कोई engineering की degree, arts की degree या masters, स्पेशली मास्टर्स की अंडरग्रेड के बाद सीधा कोई ज्वाइन कर सकता है या मास्टर्स की जरूरत है? आई थिंक दो चीजें इसमें है। एक तो है कि कोई स्पेसिफिक जैसे एमएसडब्ल्यू इस तरह की डिग्री हो सकती है, बट एट द सेम टाइम मैंने मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के लिए लोगों को हायर किया जो मैं इंडिया में था, somebody who came from background of architecture, or but very impressed by the tools or the way, kind of very motivated to work in that sector. That really impressed me. तो थोड़ा सा रिस्क भी लिया हमने, and 4-5 साल के बाद लगा कि it was such a good decision, and the person also kind of like had a really steep kind of climb on the career. तो ड्राइव भी मतलब इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए मैं पहले कह रहा था कि व्हाई यू आर डूइंग, अगर आप सॉर्ट आउट कर लो, तो इस सेक्टर में चूंकि वो नहीं है कि ये होगा, ये डिग्री होगी तभी आप जाओगे, बिकॉज देयर इज सो मेनी एंट्रीज। दूसरा ये है कि इंटर्नशिप्स हेल्प करते हैं, तो किसी भी तरह से शॉर्ट 2 हफ्ते का, 4 हफ्ते का, 6 हफ्ते का, वो आपको भी बेटर प्रिपेयर करता है कि आप क्या देख रहे हो वहाँ, और डिसीजन लेने में कि मैं इस सेक्टर में काम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को भी कई बार चूज करने में, और कई बार पाइपलाइन बन जाता है कि आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में, लोग कहते हैं कि अगर है वैकेंसी तो मैं एनकरेज करूंगा, क्योंकि नो स्कूल प्रिपेयर्स यू फॉर द सोशल डेवलपमेंट सेक्टर। मतलब कुछ टूल्स मिलेंगे,
लेकिन जब आप इंटर्नशिप करते हो, रियल काम करते हो, प्रैक्टिकल काम करते हो, वॉलंटियर करते हो, अगर इंटर्नशिप नहीं है, अपने अराउंड काम करते हो, अ, अपने समस्याओं पे काम करते हो, तो दैट प्रिपेयर्स यू मच बेटर, दैट गिव्स यू मच मोर कॉन्फिडेंस देन ये सोशल जस्टिस की बात किताब में पढ़ के करें और आपने कहीं किया है, कहीं जिया है, कहीं किसी को मदद की है, तो दैट द कॉन्फिडेंस, द ड्राइव, द कम्स फ्रॉम विद इन, और वो दिख जाता है इंटरव्यूज में, वो दिख जाता है अच्छे रिक्रूटर्स को कि यू आर द पर्सन। सो और so I will say कि any degree can, because it's such a diverse. I have political science degrees, but I worked in health, public health for 10 years. और मैं कई बार लगता था मुझे public health में masters करना चाहिए कहीं से. Then a lot of an MPH, but मुझे नहीं लगता था क्योंकि मैं इतना खुद पढ़ता था उस समय पब्लिक हेल्थ के बारे में और उसको रोज करता था. So my decisions were sometimes much better than many people who were MPH and were coming to, and I never felt कि MPH नहीं है तो मुझे ये जॉब नहीं मिली या वो आगे नहीं बढ़ने का मौका मिला. So it's about drive. There is a lot of self-learning on job, but initiate in practical वो. और जो भी चीजें सीखी हैं आपने, if you are from political science, from economics, from anywhere, वो टूल्स आप यूज, फिलोसफी वो टूल्स आप यूज करो, पॉलिसी, इवन मैथ्स एंड साइंस कुड बी यूज्ड इन. सो this is such a heterogeneous sector. Right, definitely, sir. So you mentioned that internships would look good to a recruiter और आपके खुद के understanding के लिए भी internships are very beneficial. तो हमारे कई यहाँ पे जो students हैं जिन्होंने join करा है, जो बाद में ये video देखेंगे, वो बिहार के रहने वाले लोग हैं. और बिहार में क्या-क्या opportunities उनको मिल सकती हैं और वो internships के लिए कैसे prepare कर सकते हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा guide करें इस बारे में. मैं कई सालों से अभी नहीं हूँ, मतलब बट फिर भी मुझे याद है कि जब मैं 20-25 साल पहले था तो कई बार रिक्रूटर्स और उनसे बात करके नहीं हुआ तो मैंने सीधा जो मैं नाम नहीं लूंगा संस्था, उनके सीईओ को ही लिखा था एक बोल्ड लेटर कि मैं ये काम करना चाहता हूँ और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मुझे लगता है बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं जुड़ना चाहता हूँ. एंड ही रिप्लाइड. मैं उस समय फिर किसी और काम में चला गया, तो इसमें ये नहीं कि अखबारों में उसका विज्ञापन आएगा, उससे जाइए, मिलिए, समय लीजिए एंड क्या कहते हैं, थ्रो योर सेल्फ आउट देयर. पहले चूज कीजिए कि ये काम इनका अच्छा है जिसके साथ आपको लगता है कि जुड़ना है, और उनसे उनके जो भी हो आप परसिस्टेंटली. तो शुरू में कोई नहीं जानता है रितिका आपको, तो आपको जानना पड़ेगा. मुझे एक जब मैं जेएनयू में था तो एक मित्र हुआ करते थे, अभी भी मेरे मित्र हैं, उनको अखबार में नौकरी चाहिए थी. वो जो उस समय पायनियर या कोई अखबार थी, तो पहला किसी ने उनको बोल दिया कि अच्छा 1 हफ्ते बाद कॉल करना. तो हर 1 हफ्ते बाद मैंने देखा कि करीब 8-10 हफ्ते तक उस टाइम पे वो जाके और सिक्के लेके और फोन करते थे, और वो 7वें 8वें बार उस एडिटर ने बुला के बोला कि भाई आप यहाँ आ जाओ. बट ही वॉज नॉट अनोइंग, बट ही वॉज परसिस्टेंट. तो मुझे लगता है कि कुछ भी लगता है तो उसमें अगर करना है तो एक जुनून भी कि ये इसमें हमको करना है, और हर जगह लोगों को जरूरत होती है. तो कई बार एंट्री पे ना लोग शाई होते हैं बिकॉज एक्सपोजर नहीं है इस उससे सेक्टर से. दूसरा लगता है कि सब लोग एक्सट्रोवर्ट नहीं होते हैं, कि कैसे हम जाके बोले, कैसे बात करें, या वहाँ जरूरत है कि नहीं.
लेकिन उसके लिए अगर प्रिपेयर करें, अगर इंट्रोवर्ट भी हैं, अगर प्रिपेयर करें कि या तो चिट्ठी लिख के या ईमेल लिख के या खुद से पहुंच के वहां कि मुझे मिलना है, 5 मिनट का समय चाहिए, तो ऐसे कई जगहों पे जाने पे ये हो सकता है। बट फॉर्मल, अब बहुत सारे एनजीओ फॉर्मल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी निकालते हैं। तो अब जैसे मैं बात करूंगा कि बांग्लादेश में अभी तो हम लोग उनको बोलते हैं डेवलपमेंट एसोसिएट्स या कुछ, तो हर बार निकलता है, उसकी वैकेंसी निकलती है, फिर जैसे नॉर्मल रिक्रूटमेंट की तरह लोगों के इंटरव्यू लेके भी। बट ये एक राउट है। दूसरा राउट है, यू थ्रो योर सेल्फ आउट देयर कि मुझ में वो ड्राइव है, मुझ में ये है और मुझे आप यहाँ जुड़ना है। कई बार मैंने सालों बिना मॉनेटरी गेन के काम किया है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। शुरू के वॉलंटियरिज्म, तो शुरू के कुछ महीने आप उसके लिए भी तैयार रहो, क्योंकि वो सीखना है, उनसे लोगों से जुड़ना है, तो वो हमको लगता है क्लियर। लेकिन पेड इंटर्नशिप्स भी होते हैं बहुत सारे, तो वो भी कर सकते हैं। Right, sir. Thank you so much for clarifying this. And this brings me to the next part कि कई बार ऐसा होता है कि development sector organizations, it's a myth, and I think to some level it's true also कि development sector organization की जो remuneration होता है, जो आपको pay मिलता है, it's not as good as a corporate one. And for somebody who's coming from a rural background, जिसको financial stability is what they're looking for, वो कतराते हैं डेवलपमेंट सेक्टर में घुसने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि उनको इनफ पे ऑफ नहीं मिलेगा. सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस सर? इस डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इफ एज इट्स अ वायबल करियर ऑप्शन और रहेगा भी। लेकिन अगर कॉरपोरेट से बात, क्योंकि ये प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है कि बोनस या उसकी बात नहीं है, तो यहाँ थोड़े मॉडेस्ट हो सकते हैं। लेकिन जैसे आपने बात की कि वर्क कल्चर ज्यादा है, डिफरेंट है थोड़ा, कंपैरेटिवली स्ट्रेस कम है, कई बार लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, और आपका रेंज बहुत गवर्नमेंट से लेके नॉन, मतलब कम्युनिटी तक आप हो सकता है। मॉर्निंग में आप कम्युनिटी से मिल रहे हो, शाम को मिनिस्टर से मिल रहे हैं, तो दैट रेंज एंड विड्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और वो सारा एक पैकेज है। तो सिर्फ बट इकोनॉमिकली भी मुझे नहीं लगता है कि अब वो है कि सोशल डेवलपमेंट में कि भाई आप खुद का की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, आगे आप अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, वो एक अब बहुत ही बेहतर है सिचुएशन अगर आप काम कर रहे हैं तो। और कॉम्पिटिटिव है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बेटर इन कॉर्पोरेट, बिकॉज देयर विल बी कंपेयरिंग एप्पल विद ऑरेंजेस, सो डेफिनेटली सर. सो सर, आपने मेंशन किया था कि आप यू वर वर्किंग इन हेल्थ, बट आपने मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ नहीं करा, यू जस्ट रेड अप ऑन हेल्थ अ लॉट, जिससे आपकी नॉलेज अपने आप बढ़ती गई. तो ऐसे देखिए, अगर कोई स्टूडेंट बिहार में है और उनको पढ़ना है किसी टॉपिक के बारे में, तो व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज कैन दे रेफर टू? कोई पर्टिकुलर ऑनलाइन जर्नल या कुछ ऐसी चीज जो कि ना कि इजीली एक्सेसिबल हो पर आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट हो? तो जैसे एक तो है आई थिंक एडेक्स, जो अब जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं यूएस के वो ऑफर करते हैं। तो आप, और अच्छे कोर्सेज हैं, सिर्फ उसकी सर्टिफिकेट अगर लेनी हो तो उसके पैसे देने होंगे, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं लेनी हो तो वो सारे कोर्स ऑफर करते हैं फ्री ऑनलाइन। पब्लिक हेल्थ में पहले हुआ करता था एक यूएस एड का एक वेबसाइट था, और वो फ्री था, उसमें सर्टिफिकेट भी आप प्रिंट कर सकते थे एंड में। क्योंकि उनका वो था कि ये हम अगर लोगों में, मैनेजर्स में, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन तक अगर हम पहुंचाते हैं तो ये कहीं ना कहीं मतलब बेटर आइडिया है।
तो ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज है, अब तो ऑनलाइन होने, पहले तो हम लोगों को मटेरियल खोजना होता था कि किताब कहीं मिल गई या जर्नल कहीं मिल गया या कहीं लाइब्रेरी गए। अब तो इट्स अ क्लिक अवे, तो ज्यादा रिसोर्सेज है। हाँ, उन रिसोर्सेज में कैसे जाना है और क्या है, तो बहुत सारे हैं अब तो जर्नल्स, और वो सब आप देखेंगे SSIR के हैं। मुझे सारा याद नहीं आ रहा है, लेकिन आई ऑल्सो एक्सेस अ लॉट टू, किस तरह का इंटरेस्ट है उस पे है, लेकिन अ, अ, बहुत ही बढ़िया मटेरियल अवेलेबल है ऑन एनी एनीथिंग। तो उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट जस्टिस पे है, जेंडर पे है, पॉवर्टी एलिवेशन वाले प्रोग्राम्स पे अगर पढ़ना है या नॉलेज गेन करनी है, तो हजारों हजार लाखों लाख साइट्स हैं। और अब ज्यादातर लोग पब्लिक डोमेन पे डालते हैं अपना मटेरियल, लिसनर के लिए रिसर्च वो नहीं है। तो वो है डेवेक्स, है डेवेक्स पे ही बहुत सारे आर्टिकल्स डेवलपमेंट से रिलेटेड आते रहते हैं। रिलीफ वेव है, उसमें ह्यूमैनिटेरियन उसके बहुत सारे थॉट पीसेस आते रहते हैं जो आप एक्सेस कर सकते हैं। और तो ये नैरो डाउन करना अपने लिए कि क्या करना, किस तरह के रिसर्च में जाना है, किस तरह के मटेरियल्स को एक्सेस करना है। बट कमी नहीं है, इनफैक्ट टाइम नहीं है उतना आपके पास कि आप वो सब पढ़ पाओ। सो यू हैव टू बी सिलेक्टिव, बट कोर्सेज अगर करने हैं तो एडेक्स इज अ वेरी गुड ऐप पे भी है और उससे भी है। और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं जो, और वो सिर्फ एनजीओ नहीं, मतलब कई तरह के उसमें कोर्सेज हैं, लीडरशिप पे हैं, फ्रॉम फूड केमिस्ट्री टू लीडरशिप, मतलब नहीं होता है, हर बहुत ही वैरायटी। और सब आईवी लीग सर्टिफाइड मतलब के कोर्सेज हैं सब अवेलेबल। तो वो एक अच्छा रिसोर्स है। थैंक यू सो मच सर फॉर लिस्टिंग डाउन द रिसोर्सेज। अगर आप लोगों को डेवलपमेंट सेक्टर के अपडेट्स के बारे में जानना है तो आप सर ने जो नाम लिए उनको रेफर कर सकते हैं। तो सर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज डोमेन के बारे में अगर हम बात करें, यू हैव वर्कड इन हेल्थ, यू वर्कड इन जेंडर, आपने क्लाइमेट में भी काम करा है। तो अगर हम इस डोमेन स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करें, हाउ कैन अ स्टूडेंट आइडेंटिफाई कि वो किस डोमेन में काम करना चाहते हैं एंड कितनी लेवल ऑफ एक्सपर्टीज उन्हें उस डोमेन में चाहिए प्री रिक्विजिट? तो हेल्थ में भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। समबडी हु इज गुड एट डेटा क्रंचिंग, अगर स्टैटिस्टिक्स में काम किया है, मतलब कुछ एजुकेशन है, या फिर समझ सकते हैं, कर सकते हैं, कॉम्पिटेंसी है, तो वो भी कर सकते हैं। अगर कोई बैकग्राउंड है नर्सिंग में या मेडिकल में, और उनके लिए भी स्कोप होता है। कोई कम्युनिकेशन में, बिकॉज पब्लिक हेल्थ में कम्युनिकेशन का बड़ा रोल है। आज हम बात कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचाएं, और कितनी जल्दी पहुंचा कि मास्क पहने लोग, सैनिटाइजर यूज करें, लॉट ऑफ बिहेवियर चेंज। साल भर पहने कोई मास्क नहीं पहनता था, बहुत सारे लोग पहन के घूम रहे, बहुत सारे नहीं भी घूम रहे हैं। तो दैट बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन का रोल है, तो कोई कम्युनिकेशन एक्सपर्ट भी उसमें आ सकता है। तो अगेन इट विल डिपेंड ऑन लॉट ऑफ देयर कुड बी अ लॉट ऑफ पॉइंट्स ऑफ एंट्री, बहुत सारी जगहों से आप आ सकते हैं। तो हेल्थ के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि एंट्री लेवल पे कोई ये है। अगर पब्लिक हेल्थ करते हैं तो डेफिनेटली एक एडवांटेज होगा एंट्री पॉइंट पे। जैसे मैंने कहा कि MSW करते हैं तो एक लगता है कि ये है, लेकिन अगर आप ने कुछ इंटर्नशिप किया है और MSW भी किया है, MSW नहीं भी किया, इंटर्नशिप या नॉर्मल ये किया है, तो मैं अगर रिक्रूटर होऊंगा तो मैं जरूर बुलाऊंगा। अगर इंटर्नशिप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और BA किया है या MA किया है किसी और भी सब्जेक्ट में, तो मैं चाहूंगा कि बात करूं। और फिर उसमें डिसीजन मेकिंग ज्यादा डिग्री पे नहीं होगी,
कॉम्पिटेंसी एंड ड्राइव पे, क्योंकि कई बार डिग्रियां होती, कॉम्पिटेंसी एंड डिग्री कुड बी टू डिफरेंट थिंग्स, कि हमारी डिग्री तो है लेकिन उसको कैसे उस चीज को जो काम आगे वो जॉब डिस्क्रिप्शन में उसको ऑपरेशनलाइज करने की क्या कॉम्पिटेंसी है, दैट वुड डिपेंड। Yes, sir. तो हाँ, Yes, yes. हाँ, तो ये फिर बट कई सारे टूल्स हैं, जैसे कई सारे डिग्रीज हैं, जैसे एमबीए की डिग्री है, तो जैसे कॉर्पोरेट्स में वेरी वाइड वैरायटी ऑफ स्कोप क्रिएट करता है, उसी तरह से एनजीओज में भी एमबीए लोग कंसिडर कर सकते हैं, आपको बुलाएंगे क्योंकि वो डिफरेंट स्किल सेट देता है। फाइनेंस का भी अगर है, अगर कॉमर्स भी है तो कहीं ना कहीं वो भी कुछ ये देता है। ह्यूमैनिटीज ऑफ कोर्स, बिकॉज तो इसमें कोई ये नहीं, जो भी आप कर रहे हैं आपकी एंट्री हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि बेटर प्रॉस्पेक्ट होगी अगर आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर सीवी Yes, एंट्री लेवल पे। right. So if we talk about, आपने mention किया था that sometimes development sector में the payoff is not good, there is no instant gratification, and in a sector जहाँ पर आप आए दिन कुछ नई problem देखते हैं, you see people suffering, you hear people's stories. How do you keep yourself motivated as somebody who is in the leadership position? आप अपने आप को और अपने साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनको मोटिवेटेड कैसे रखते हैं? दो चीजें हैं, मतलब सिर्फ वही नहीं है बैकग्राउंड में, सो इट्स काइंड ऑफ रिदम। मतलब मैं कहता हूँ कि ये डेवलपमेंट सेक्टर इज लाइक डेली हार्ट ब्रेक्स एंड डेली काइंड ऑफ लाइक सबलाइम सेंसेशन। कुछ ऐसा भी होता है कि कहीं कोई प्रोग्राम पार्टिसिपेंट ने एक अच्छी स्टोरी, ह्यूमन स्टोरी सुनाई कि उनके लाइफ में क्या चेंज आया, एंड दैट कीप्स यू काइंड ऑफ, सो वो दोनों ही है। मतलब और कई बार लगता है कि किसी ने कुछ गलत कर दिया या कहीं से कुछ सेटबैक है, तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो इसका वही है, मैं पहले भी मैं बात कर रहा था कि अगर डीपर वो है कनेक्शन की, ये मैं दिल से कर रहा हूँ, और दूसरा कि लॉन्ग टर्म विजन मैंने शेयर किया, और एज ये कि कई चीजें जो है, अब आप देखो ना, होप जो है, अगर हम आज वैक्सीन के लिए होप पे टिके हुए हैं कि वैक्सीन आएगी या ट्रीटमेंट्स हैं, और तो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी में प्रॉब्लम्स भी हैं, बट हम लोग उस प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए भी लोग लगे हुए हैं। तो इंटायर ह्यूमैनिटी इज टुडे रशिंग फॉर वैक्सीन्स एंड ट्रीटमेंट्स। तो कहीं कुछ बना, और नॉन कोऑपरेशन भी है कई बार, और कई तरह के प्रॉब्लम्स भी हैं इसमें। तो समस्याओं में ही बहुत सारे आउटलायर्स हैं जो हेल्प करने के लिए और लोग निकल के आते हैं। तो वैसा ही है, किसी गांव में भी जाके आप काम कर रहे हैं तो जहाँ चैलेंजेस है वहीं से कुछ लोग आपके उसमें सपोर्ट में भी हैं, और उसमें है आप गवर्नमेंट से काम कर रहे हैं तो कई लोग के साथ आप हो सकता है नहीं समझा पा रहे हैं या वो नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आपकी बात को समझेंगे और आपके साथ मिलेंगे। तो इट्स बोथ। लेकिन आपका है कि मेरा ये विजन है, कम व्हाट मे बी, वो डिटर्मिनेशन, वो ड्राइव, वो लाइक होप एंड अर्जेंसी कि नहीं होना चाहिए अभी, हम I refuse to not being outraged. I refuse to not being kind of motivated. वो अगर भीतर से है तो एवरीडे आप बिस्तर से मोटिवेटेड उठेंगे। बट स्टिल कभी कभी होता है, हर सेक्टर में होगा कि कुछ कई सम डेज आर देयर कि लगता है कि इट कुड बी हेवी ऑन यू। और ये हर सेक्टर, नॉट नॉट कि कॉर्पोरेट में भी हो सकता है, गवर्नमेंट में भी हो सकता है, या फिर उसमें से इट्स नो डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर। लेकिन यहाँ है कि आपका अगर विजन है, हम एक अच्छा काम करने के लिए निकले हैं, और ये मोटिवेशन है दैट गोज बियॉन्ड मी, दिस इज ऑल अबाउट, ये बिगर देन मी है,
जिस चीज में मैं लगा हूँ, तो वो आपको मोटिवेट करेगा। Definitely, sir. I think one thing we've established here is कि बिना motivation के sector में आप काम नहीं कर पाएंगे. Motivation हाँ and what you're working for is very important. हाँ, वो So, चैलेंजिंग, वो फेकरी लगेगी आपको खुद को ही। इट विल बी ऑलवेज हॉन्टिंग यू कि आप क्यों कर रहे हो, आप ये सैलरी के लिए एट द एंड ऑफ द मंथ, इट इज इम्पोर्टेंट, लाइक नोबडी सर्वाइव्स विदाउट दैट, कि भाई हम ये काम कर रहे हैं तो उसके लिए कर रहे हैं कि मुझे फॉर माई सब्सिस्टेंस ऑल्सो इट इज नेसेसरी, बट दैट्स द ओनली थिंग आई एम डूइंग दिस जॉब। तो हमको लगता है कि, और लोग आते भी हैं, ऐसे भी लोग आते हैं सेक्टर में जिनको क्लैरिटी नहीं है कि उनको क्या चाहिए, बट वंस यू डिसाइड, आपको लगता है कि ये सही काम है, ये वो है, तो आपकी तरक्की भी होगी, आपको मतलब आपको जो कॉम्पेंसेशन भी अच्छा होगा, आप सीखेंगे भी, आप खुश भी रहेंगे। तो अगर सब चाहिए तो पहले अपने आप में टटोलिए कि आप में है, इज इट विद यू कि विद इन यू कि आप यू रिफ्यूज टू नॉट बीइंग आउटरेज्ड बाय द थिंग्स गोइंग अराउंड यू। अगर ये चीजें आपको, और वो इंडिविजुअल नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, कि आप रास्ते में चल रहे हैं और किसी भिखारी को भीख नहीं दिया, वो उस तरह का ये है, और एक सिस्टमिक चेंज चाहते हैं कि ऐसे लोग भिखारी नहीं घूमे कहीं, और लोग ये नहीं हो, तो व्हाट काइंड ऑफ लाइक चेंज। तो ये थोड़ा सा, ये अगर समझ ले कि सिस्टम में ऐसे बदलाव की जरूरत है कि ये सब चीजें कम हो, नहीं हो, और उसके लिए मैं काम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तब ये definitely, इजियर इजियर है। definitely, sir. I think, sir, we can come back to your journey a little bit क्योंकि I प्लीज। think everybody here would like to know कि आपने 5 countries में काम किया है, all from the global south. So how was that experience? अगर आप हर country से थोड़ा अगर हमें आप बताएं, because I think every country you would have seen a different kind of problem. So एक तो राइट। कि आपने खुद ने कैसे adjust किया उस country की need से, and second कि how was the experience in general? श्योर। सो इंडोनेशिया, मैं जब गया तो मुझे पता ही नहीं था कि इतना क्लोज है। आप वहाँ लैंग्वेज में रोज एक नया वर्ड आएगा जो आपको लगेगा कि कहीं सुना हुआ है। तो इधर बिकॉज ऑफ अरबिक, फारसी और संस्कृत, तो वहाँ संस्कृत कभी रहा है ये मुझे नहीं पता था। तो जैसे रमजान में जो फास्टिंग करते हैं उनको भी वो कहते हैं पुआसा, मीन्स उपवास, संस्कृत से वो वर्ड आया। सैकड़ों वर्ड ऐसे। उनका जो एयर कैरियर है, नेशनल एयर कैरियर, वो गरुड़ा है। तो गरुड़ जैसे ये होते, तो इतनी कनेक्टिविटी थी, ये नहीं था। इट वाज थ्रिलिंग, मैं रोज लगता था आई एम डिस्कवरिंग अ न्यू कनेक्शन, एक न्यू वर्ड के साथ। फिर कई चीजें थी जब वहां उनका एक कोशियांदू सिस्टम है कम्युनिटी हेल्थ का, और उसको जब मैंने देखा गांव गांव में एक्सटेंशन, जो अभी हमारे यहाँ भी है और हो रहा है, लेकिन मुझे लगा कि बहुत बेटर, थोड़ा बेटर ही है कई जगह पे। और कैसे वो काम करते हैं बहुत तरह से, हिंदुस्तान की तरह, हमारी तरह ही हेट्रोजेनाइटी है वहाँ। मैदान एक शहर है जहाँ मैं रहता था, वहाँ बुद्धिस्ट टेम्पल भी थे, फिर मस्जिदें भी थी, एक हिंदू टेम्पल भी था, और चर्चेज भी थे। तो वो वन ऑफ द मोस्ट कॉस्मोपॉलिटन सिटी भी था वहाँ का, तीसरा बड़ा सिटी नॉर्थ सुमात्रा का। तो वो काफी अमेजिंग लगता था कि बहुत ही एक भारत की तरह ही लगता था कि जहाँ बहुत सारे तरह के लोग, मतलब ये हैं, एक साथ रह रहे हैं। इंडियन कम्युनिटी होती थी वहाँ, पता नहीं डच टाइम में ही चले गए थे, डच जब वहाँ पे थे तो किस तरह से चले गए वहाँ।
तो वो कल्चरली बहुत एक कनेक्शन लगता था। वहाँ ब्रह्मानंद के मंदिर वगैरह में जाएंगे और वो तो रामा सीता बैले और वो सब हमारे यहाँ भी उतना वो नहीं होता है। बाली में जो जिस तरह से प्रिजर्व्ड है 14th सेंचुरी में हिंदुइज्म जो हमारे यहाँ हुआ करता होगा वैसा ही प्रिजर्व्ड है। वेरी सिंक्रेटिक, मतलब योग जकार्ता में आप जाएंगे पैलेस के अंदर तो वहां राम सीता की बन रही है। और वो जो वहां के सुल्तान होते थे वो उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया था, लेकिन वेरी सिंक्रेटिक। तो ये चीजें लगता है कि दुनिया भर में चैलेंज हो रही हैं जो लेकिन मुझे अच्छा लगा था वहां देख के। गवर्नमेंट के साथ काम करना वैसा ही था जैसे यहाँ। कम्युनिटीज बहुत ही अच्छे लोगों में अपना करना है, आगे बढ़ना है। उस तरह का हम लोग सुनामी रिस्पांस पे भी काम कर रहे थे। तो 5,000 के आसपास घरों को बनाया गया था। तो मैसिव कंस्ट्रक्शन का वो था, मतलब बड़ा प्रोजेक्ट। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट में और भी रिस्क भी होते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर पैसे लेके भाग जाएगा, क्या करेगा, क्या बनाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी। तो अच्छा अनुभव था वहाँ। और हिंदुस्तान के प्रति बहुत अच्छा, लोग गाना गाते हैं एक पर्टिकुलर जॉनर है म्यूजिक का, दांडू, वेरी इंस्पायर्ड बाय बॉलीवुड म्यूजिक। वो अपने ही लैंग्वेज में बनाते हैं और महिलाएं ज्यादा पसंद करते हैं। इट्स वेरी सेंटिमेंटल म्यूजिक। और वो तो वो सब वो सब कभी डिस्कवर नहीं कर पाते अगर वहां जाते नहीं है, डीपली रिसर्च नहीं किया उस पर। तो एक बहुत अच्छा था। आज भी कॉन्टैक्ट्स हैं, जो लोग वहाँ पे हैं उनसे जुड़े हुए हैं। अ, और उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है वो मुझे पता है। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड प्लेस जहाँ पे काम करना हो तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। उसके बाद मैं तजिकिस्तान में गया। तो तजिकिस्तान भी ऑल सब तो पूरा एशिया कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो तजिकिस्तान से भी, अगर कश्मीर में इस्लाम वहीं से आया था। हमदोनी एक डिस्ट्रिक्ट है, पिछली बार जब प्रेसिडेंट थी तो वहां गई थी। तो वहां से वो वॉरियर की तरह नहीं आए कश्मीर में, वहां शास्त्रार्थ करने आए। हमदोनी एक वो थे लर्नेड, और सारे 500-600 लोगों को लेके आए फिर। और कश्मीर में जो आर्किटेक्चर है वो उसी तरह का आर्किटेक्चर, वो वुड कार्विंग, और वो सारा तजिकिस्तान में उसी तरह का है। और एक हिंदुस्तान के लिए अलग ही मतलब प्यार है, अलग ही वो है। गांव में मैं जाता था कई बार तो लोग बाकी लोगों को, अगर कोई वाइट कोलीग है तो उसको छोड़ के हमसे पूछने लगते थे। और पूछते थे कि धर्मेंद्र आजकल कैसा है, क्योंकि सिनेमा हर जगह पहुंचा हुआ है, बॉलीवुड। तो लगता था कोई रिलेटिव के बारे में दे आर आस्किंग अबाउट समवन, ऐसे पता कर रहे हैं। और एकदम टोटली डिफरेंट सिस्टम फिर, क्योंकि ये सोशलिस्ट कंट्रीज निकल के आए थे। तो मार्केट क्या होता है ये नहीं समझ पता है। सरकार, गवर्नमेंट शुड डू एवरीथिंग, मैक्सिमम गवर्नमेंट की बात है तो हेल्थ सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो। एक सर्वेलेंस की भी बात होती है क्योंकि उनका पुराना सिस्टम वेरी बहुत ही डिफरेंट था। तो बट लोग उतने ही प्यारे। और गांव में आप चले जाइए तो अगर जो उनके पास बेस्ट होगा वो ऑफर करेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम फिर वो माइग्रेंट्स का मतलब ऑलमोस्ट अ क्वार्टर से ज्यादा हमको लगता है इनकम उनकी है वो माइग्रेंट लेबर जो मॉस्को और बाकी शहरों में जो जाते हैं। तो उनकी वल्नरेबिलिटी, उनकी जो नए लड़के शादी करके चले गए तो डॉटर इन लॉ स्टेइंग बैक, और उनके साथ फिर उनका इनसिक्योरिटी कि वहाँ क्या कर रहा है, कैसे है। मतलब वो एक दो फैमिलीज अपार्ट और सिर्फ आ रहे हैं 1-2 महीने के लिए। तो वो हम अपने यहाँ भी देखते हैं माइग्रेंट लेबर्स जो अगर बिहार से लोग दूसरे शहर में रह रहे हैं, परिवार बिहार में ही है, तो दैट दैट क्या कहते हैं उसको,
वी आर बिल्डिंग अ न्यू इंडिया, लेकिन ये इंटरनल माइग्रेशन विदाउट फैमिलीज आल्सो हैज काइंड ऑफ लाइक अ सैड पार्ट, कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अगर बिहार से मजदूर जाते हैं अपने परिवार के साथ जाए, उसमें नहीं है। तो वो एक वो वहाँ देखने को मिलता था मुझे कि क्या है। एंड वी वर वर्किंग ऑन पोस्टमार्टम डिप्रेशन, प्रोजेक्ट डब्ल्यूएचओ के साथ एक पहला पायलट था। A lot of complicating things that migration throws into, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो लेकिन बहुत ही अच्छा काम, उनका भी हेल्थ सिस्टम जो है ग्रास रूट्स लेवल पे अंडर फिनांस्ड एंड अंडर रिसोर्स्ड है, बट स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है जो सोवियत्स ने बनाया था। लिटरेसी 95% अबव है, तो वो एक बहुत ही रैपिड टाइम में कर पाए थे। तो उन चीजों का भी है इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया था, तो वो वहाँ एक डिफरेंट लगा। बाकी म्यूजिक, वहाँ का खाने का, लोगों के रहने का तरीका, उनकी बुजगाशी, आपने वो जो एक गेम खेल होता है जो घोड़े पे करते हैं वो लोग विद अ गोट, और वो बहुत ही डिफरेंट है। फिर मंगोलिया, अगेन लैंड ऑफ चिंगिस खान, वहां भी सोवियत, जब मैं तजिकिस्तान से गया तो यहाँ मैक्सिमम गवर्नमेंट, यू कांट क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, आप एक शब्द जल्दी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन मंगोलिया चाइना और रशिया के बीच में एक आइलैंड ऑफ डेमोक्रेसी टाइप का है कि पहले ही हफ्ते में मैं एक सेमिनार था, उसमें बुलाया था कि व्हाई नेशंस फेल, द गाय हु रोट द बुक ही वाज देयर, और एक यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में फिर लाइव टेलीकास्ट और क्वेश्चन आंसर, और लोग बेसिकली गवर्नमेंट को गालियां दे रहे। तो मैं 6 साल तजिकिस्तान में रह गया था, तो मुझे लग रहा था कि ये लोग निकलेंगे, दे विल बी वेस्ट अवे, इनको लेके जाएंगे। लेकिन वो एक 6 साल में थोड़ी कंडीशनिंग हो जाती है। बट आई फाउंड इट वेरी डिफरेंट। आइलैंड ऑफ नहीं होता है डेमोक्रेसी, काफी प्रेस मीडिया खूब लिख रहा है, गवर्नमेंट के क्रिटिक में ओपन है। बहुत ही छोटा सा बट वेरी फ्री स्पिरिटेड। तो वहाँ के और ना, मतलब कैसे छोट नहीं होता है कि रशिया इधर पूरे तरह से इन्वेलप किए हुए, इधर चाइना, और हाउ दैट स्मॉल कंट्री, मतलब देव चाइना कैन रन ओवर एनी टाइम, लेकिन वो सबसे इक्वल टर्म्स पे उन्होंने कहा कि दलाई लामा को अगर बुलाओगे अपने यहाँ, क्योंकि वहाँ वहाँ भी फिर इंडियन ये पूरा बुद्धिस्ट वो है, तो आपको लगेगा आप अरुणाचल में वहाँ के अगर उसमें जा रहे हैं, मोनेस्ट्रीज में जा रहे हैं या धर्मशाला में हो, और वो दलाई लामा इज देयर लाइक द गॉड। तो आ रहे थे, तो चाइना ने दे स्टार्टेड कि आप नहीं जा सकते, अगर बुलाए तो ये सारा लोन वोन कैंसिल हो जाएगा, जो चाइना असिस्ट कर रहा था। दे डिड नॉट बकल डाउन, उन्होंने वो किया। तो इतना एक नहीं होता है स्टैंड अप, बीइंग इवन अ स्मॉल, वेरी स्मॉल कंट्री एंड मैनेजिंग दैट, तो वो बड़ा ये था। और इतना अच्छा था वहां पे, मैं जब निकल रहा था तो मुझे एक जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया था, जो मैं शायद डिजर्व नहीं करता था, लेकिन एक बहुत ही अच्छा इनोवेटिव प्रोजेक्ट था जो पूरे उसमें हर्डर्स वहां होते हैं जो अपने गोट और वो, और वहाँ कश्मीर काफी होता है। हमको लगता है दुनिया का 70% कश्मीर वहीं से आता है, क्योंकि वो क्लाइमेट ऐसा, और वहाँ वो गोट्स हो पाती हैं। तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता था कि एडवर्स क्लाइमेट को कैसे ये करें, टाइम करें, और तो फोन बेस्ड एक एसएमएस बेस्ड वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम हमने चालू किया था वहाँ के नेशनल उसके साथ, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ, और उसको एशिया मिनिस्टेरियल उसमें अवार्ड भी मिला था। तो उनको बड़ा लग रहा था, जो मैं उसके एंड में जब निकल रहा था, तो
कि आप बहुत जल्दी जा रहे हो। और ये तो इतना रीच था कि मैं वहाँ प्रेसिडेंट से भी मिला, प्राइम मिनिस्टर से कई बार, उनको हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगता था। तो वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट कोलैबोरेशन, क्योंकि थोड़े देर के लिए ही लेकिन कई बार मुलाकात हुई और बुलाया भी, दिखाया भी। तो अच्छा लगता था। तो लॉन्ग टर्म कुछ चेंजेस थे, पॉलिसी चेंजेस इन एनिमल हेल्थ लॉ और रेंज लैंड डेवलपमेंट लॉ, कि कैसे रेंज लैंड मैनेज किया जाए। तो उस पे उनके स्टडी टूर्स लेके मैं गया था किर्गिस्तान। और वो तो इतना बढ़िया गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट काम करने का मुझे नहीं, वेरी पॉजिटिव, कई बार वेरी पॉजिटिव एंड थैंकफुल अबाउट द सपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत अच्छा था। इथियोपिया अगेन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स कंट्री। अब पिछली बार उनके प्राइम मिनिस्टर को नोबेल पीस प्राइज मिला, या वन ऑफ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स। एंड आई देयर इज स्टिल नॉट द लास्ट वर्डिक्ट ऑन हिम कि वो कैसा करेंगे। बट प्राइम मिनिस्टर अभी, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम वो अगेन हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की तरह ही, काफी एवोल्यूशन, काफी उसके तरह, लेकिन कभी कॉलोनाइज नहीं हुआ था। इथियोपिया एक कंट्री है जो कभी कॉलोनाइज नहीं हुआ। कॉफी वहीं से बोलते हैं आए, ह्यूमैनिटी sprang there, at least one theory is there that so being in I felt privileged to work in that country. इथियोपिया की एक पिक्चर आती है, सिर्फ वो जो अकाल था, एक भूख, बहुत बड़ा फैमिन और उसके बच्चे की तरह, लेकिन बहुत ही वाइब्रेंट। और जो लोग कभी गुलाम नहीं होते हैं, उनमें एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है। और पीपल हु आर respect themselves respect you much better if you respect them, क्योंकि उन्होंने वो फिर उसमें फेकनेस नहीं है कि ये जो सुनना चाहते हैं वो सुना है। आई एंजॉयड दैट। गवर्नमेंट अगेन वेरी स्ट्रांग, बट रीजनल गवर्नमेंट के साथ जो हमारे जैसे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं यहाँ, उस तरह से वहाँ होते थे गवर्नर्स और वो सब। तो प्रोविंशियल बहुत ही अच्छा संबंध, इंडिया के बारे में बहुत ही अच्छा वो है। फिर वहाँ भी लाइफ स्टॉक और उस पे काफी हमारा काम था, किस संस्था के साथ में काम कर रहा था। तो बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही क्लोज। अफ्रीका के बारे में, अफ्रीका में बहुत सारे कंट्रीज हैं जो बहुत ही हमें बहुत पता नहीं है। और बहुत अच्छा काम भी हो रहा है ऑन इवन इन डिजिटल स्पेस। तेजी से उनका बढ़ रहा है वो गारमेंट सेक्टर, जो शायद क्योंकि इथियोपिया से मार्केट्स नजदीक हैं, यूरोप के और मिडिल ईस्ट के। और इजिप्ट बगल में है जहाँ पे बहुत बढ़िया कॉटन, कम है लेकिन बहुत बढ़िया है, तो वहां से आ सकता है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है उनको। और वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो वहाँ का एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत ही अच्छा था। पॉलिटिकली काइंड ऑफ कैसे वो हमारे यहाँ एक चैलेंज भी है यूनिटी डाइवर्सिटी का, वो उनके यहाँ है। बहुत सारे ट्राइब्स हैं, बहुत सारे वो है, और खींचातानी चलती रहती है। और बिल्डिंग वन काइंड ऑफ इथियोपियन आइडेंटिटी इज अ चैलेंज। हमारे यहाँ 70 साल 75 साल के बाद भी हम हैं उस मोल्ड में है कि कैसे, लेकिन दे लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स इंडिया, कि हमको इंडिया सीखना चाहिए, वहाँ भी डाइवर्सिटी इतनी है और लोग कभी फिर भी ये करते हैं, मतलब एक तरह से। तो ये है बांग्लादेश अगेन, इट्स आवर नेबरहुड। हम एक समय में एक सब कॉन्टिनेंट में एक पार्टी था। और बहुत तरह की नैरेटिव्स हैं भारत में भी, लेकिन बहुत तेजी से विकास कर रहा है बांग्लादेश। तो ये हमेशा कई बार हम लोग कि हमारे इर्द गिर्द जो छोटे नेबर्स हैं उनके प्रति एक ओपननेस रखना चाहिए।
तो और कोई भी सिखा सकता है, जैसे नहीं होता, अपने से छोटे से भी हम सीख सकते हैं, साइज में या उम्र में या कुछ भी। तो दे आर डूइंग वेरी वेल, आई थिंक इकोनॉमिकली ऑल्सो, और वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट सेक्टर के बहुत काम हुए हैं वहाँ, माइक्रो क्रेडिट में और उसमें। तो मेरा तो अभी शुरुआत है वहाँ, एंड आई होप आई विल डेफिनेटली वहाँ पे अच्छा लगेगा काम करके, क्योंकि एक ही तरह का है लैंग्वेज भी, और एक दोस्ताना वो है गवर्नमेंट में। अभी जितने भी लोगों से बात करते हैं, मिनिस्टर से या उनसे, तो बहुत ही एक फ्रेंडलीनेस टुवर्ड्स इंडिया है। वो इधर इक्का दुक्का जो कभी रिपोर्ट्स आते रहते हैं और कुछ आते रहते हैं, वो बहुत ही सरफेस पे है और वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग। बट ओवरऑल वेरी फ्रेंडली वो है, और दोनों का ये होने से काफी सीख सकते हैं। It's I think it's been a very interesting journey for you, and key takeaways is that हर जगह problems भी similar है, लोग भी similar है, which goes to show that the world is truly one, and only the development sector can show you that, which is absolutely wonderful. So we're a little short on time, so I'll quickly ask you my next question. Um, so, sir, I'm sorry. या तो सर अगर हम बात करें डेवलपमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस की, तो मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस डोंट डू कैंपस प्लेसमेंट्स। वो अगर जैसे कोई फाइनल ईयर स्टूडेंट है तो डेवलपमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन अभी आके उनको नेक्स्ट ईयर के लिए रिक्रूट नहीं करती। यूजुअली व्हेन दे हैव एन ओपनिंग is when they're recruiting, and opening के बाद भी they seek to recruit right after 3 months. Up to 3 months they can wait या immediate joining होती है. So for somebody who's a student who wants to work in the development sector, final year में है तो लोग people want to know what their future is going to look like, उनको security भी चाहिए. So what can a student do to keep a lookout on opportunities, and when would be a right time to apply? 2-3 months before graduation? Yeah, what would your suggestion be for that? आई थिंक 3 months इज अ गुड टाइम टू अप्लाई हैंड, क्योंकि 3 महीने पहले स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड यू कैन राइट दैट आई एम ग्रेजुएटिंग ऑन दिस टाइम एंड आई विल बी अवेलेबल ऑन दिस टाइम और समथिंग, बट तो ये अच्छा है if you want to right away get into that. But again, as I said, like one way is to the formal recruitment, the another way is to create a not a like a very short uh, uh, like a blurb about yourself. आप एक छोटा सा एक पैराग्राफ बनाएं कि उसमें आप क्यों करना, व्हेन यू आर सॉर्टेड आउट योर व्हाई, क्यों आप ये करना चाहते हैं और आप क्या बना ला सकते हैं और कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ फिट करते हैं, और तब आप एक ओपन भी सबके पास लिखिए जिसको आपको लगता है जहाँ पे आप कर सकते हैं। That sounds good, sir. So, sir, I think on this note, we'll come to the end of the session. अगर आपके पास कोई final words of motivation हो, यहाँ पे जो students हैं बिहार के और जो बाद में recording सुनेंगे उनके लिए। मेरे पास दो चीजें हैं। एक, अगर कोई रीच आउट करना चाहता है विद अ पर्टिकुलर क्वेश्चन या फिर कभी बात करनी हो, तो समय निकाला जा सकता है। So I'll say that if you can share my email, personal email, तो लोग अगर चाहें तो, हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है कि कब मैं खाली हूँ उस समय, लेकिन मैं बहुत खुश होऊंगा बात करके किसी को अगर पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, सो दैट इट इज नॉट वन टाइम, एक चर्चा में मैं सारी बातें नहीं बता सकता। दूसरा है कि अगर आप यहाँ हो तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है, या आप ये देख रहे हो तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है, तो कीप फॉलोइंग योर ड्रीम एंड
रास्ता निकलता जाता है। तो अगर थोड़ा कभी लगता है कि कोई डाउट है तो उस समय यही याद कीजिए कि मैंने जो कहा कि 10 साल लगते हैं, 20 साल लगते हैं लाखों लोगों को पोलियो खत्म करने में। तो ये व्हाट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व आर द विकेड प्रॉब्लम्स ऑफ दिस प्लैनेट। तो ये बहुत बड़ा काम है, तो उसमें पेशेंस की बहुत जरूरत है और छोटे छोटे उससे हताश नहीं होना। अगर इस सेक्टर में जाना, पहले तो वो समझ लीजिए, इस सेक्टर में अगर जाना है तो पहले कि यही करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, और सब अच्छा है, लेकिन अगर ये करना चाहते हैं तो वो डिसाइड हो जाएगा, तो पेशेंस भी आ जाएगा कि नहीं, इसमें टाइम लगता है, वी हैव टू कॉन्स्टेंटली पुश। ये दो चीज है, अगर आप डिसाइड कर लेते हैं ये करना है और भीतर से तैयार हैं, देन पॉलिश योर सनग्लासेस, फ्यूचर इज ब्राइट फॉर यू। तो आप you will be on a joyful trip, a joy ride. It could be a joy ride अगर आप भीतर से तैयार और मजबूत हैं इसके लिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँ रितिका। Thank you so much, sir. आपने not only did you solve all our doubts, but आपने हमें बहुत अच्छे से समझाया what the development sector holds for you, and आपने अपना experience share करा in so many different countries, something that we haven't even heard of. आपने लोगों ने इन countries का नाम तक नहीं सुना होगा और आपने वहाँ पे इतना time निकाला है, and you've had such a good experience there. It's been wonderful hearing it from you. Thank you so much for joining us today, sir. We will be recording this. We've recorded this session and we'll be uploading it on YouTube. तो सारे बच्चे जो आज नहीं आ पाए वो YouTube पे इसको देखेंगे and I'm 100% sure they will take something out of this session जो उनको लाइफ में बहुत हेल्प करे. Thank you so much, sir, on behalf of Ed Justice. थैंक यू। Thank you very much, sir.